नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। हाजिर हूं किस्सा गोई का एक और अंक लेकर। आज बात करेंगे एमपी की पूर्व मुख्यमंत्री और फायर ब्रांड नेत्री कहलाने वाली उमा भारती की। उमा भारती संभवतः किसी भी राजनीतिक दल की वो अंतिम लीडर थी जिन्हें सुनने लोग आते थे। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। हालांकि नेताओं की सभा में भारी भीड़ आप अभी भी देखते होंगे, लेकिन वो आती नहीं है, बल्कि लाई जाती है, जुटाई जाती है। पहले नेताओं को सुनने अपने खर्च से, अपने प्रयास करके लोग जाते थे अपनी अपनी गाड़ियों से। अभी भले उमा जी का क्रेज वैसा ना हो, लेकिन उमा जी एक वक्त में जब किसी सभा में बोलना शुरू करती थी तो लोग उन्हें वैसे ही सुनते थे जैसे कभी इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी को सुना जाता था। उनके बोलने की कहानी से ही बात शुरुआत करती। उमा भारती का जन्म लोधी राजपूत परिवार में 3 मई 1959 को टीकमगढ़ जिले के डुंडा नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम गुलाब सिंह और माता का नाम बेटीबाई था। हालांकि वो 1.5 साल की थी तब उनके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनका और उनके भाई बहनों का पालन पोषण उनकी मां ने किया था। वो ज्यादा पढ़ नहीं पाई इसी वजह से। हालांकि एक और वजह है कि उनका पढ़ने में मन कम लगता था, धर्म और अध्यात्म में ज्यादा लगता था। पढ़ाई 6वीं कक्षा तक ही हुई। उमा भारती बचपन से ही असामान्य प्रतिभा की धनी थी, निडर और बेबाक थी। उमा भारती ने 9-10 साल की उम्र में ही गीता, रामायण और वेदों के श्लोक याद कर लिए थे। किशोर होते होते वे धार्मिक प्रवचन देने लगी। लोग उन्हें बाल साध्वी कहकर बुलाते थे। उनका प्रवचन सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। आज इतने सारे साधु संत, बाबा, बैरागी आप टीवी में देख रहे हैं, जिनके मिलियंस में फॉलोअर हैं, सोशल मीडिया में भी हैं, आश्रम में भी उनको बहुत लोग सुनते हैं, वहाँ जाते हैं, भारी भीड़ होती है। लेकिन इस देश में सबसे ज्यादा लोग बाबाओं के पास क्यों जाते हैं? उनको क्यों लगता है कि उनकी हर समस्या का हल वहां मिल जाएगा? इस पर बात तो कभी और करेंगे। अगर अभी करेंगे तो विषयांतर हो जाएगा। अभी बात उमा जी की करते हैं। तो जिस दौर में उन्होंने प्रवचन शुरू किया, तब बाबाओं के प्रवचन बहुत कम होते थे और महिला साध्वी तो बहुत ही कम थी। उनके पहले प्रवचन का दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं। जब उन्होंने पहली बार मंच से बोला तब वे सिर्फ 9 साल की थी। उमा घंटों घंटों रामचरितमानस और गीता पढ़ती थी, श्लोक याद करती जाती थी। उनकी याददाश्त बहुत अच्छी है। एक दिन गांव में एक राम कथा का आयोजन हुआ। मुख्य कथावाचक जो थे वो पहुंचने में उनको देर हो रही थी। आयोजनकर्ताओं को चिंता होने लगी कि भाई भीड़ को कैसे रोका जाए। आजकल भी आप देखते होंगे कि वो मुख्य कथावाचक के आने के पहले बहुत सारे करतब जो है चलते हैं। करतब शब्द को बुरा मत मानिएगा, लेकिन कुछ ना कुछ चलता रहता है मंच पर। तो उमा जी की मां ने कहा कि हमारी उमा को बुला लो, ये सब सुनाती रहती है घर में। लोगों ने सोचा कि चलो भाई प्रयास करके देख लेते हैं। भीड़ थमी रही तो ठीक, यदि भीड़ को आध्यात्म का सुख नहीं भी आया तो भी कोई हर्ज नहीं है, मुख्य कथावाचक तब तक पहुंच ही जाएंगे। उमा जी आई, सिर पर चोटी, माथे पर तिलक, हाथ में रामायण। वो मंच पर बैठी और उन्होंने पहला वाक्य बोला, राम नाम की महिमा अनंत है, जो समझे उसका जीवन धन्य है। फिर जैसे ही सस्वर उन्होंने श्लोक बोलने शुरू किए और हर एक पंक्ति का भावार्थ बड़े सुंदर ढंग से समझाना शुरू किया, भीड़ मंत्रमुग्ध हो गई। लोग बताते हैं कि ऐसे भाव विवल हो गए लोग कि रोने लगे। महिलाएं उन्हें साक्षात देवी का अवतार मानने लगी। बस उसके बाद उमा जी को सुनने वालों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि होना शुरू हो गई। साल 1970 के आसपास की बात है। उमा भारती तब लगभग 11-12 साल की रही होंगी। उनके गांव डुंडा में किसी बड़े धार्मिक आयोजन का एक कार्यक्रम हुआ और उसमें बीजेपी के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी को भी आना था। अटल जी हो चुके थे और उमा जी की आइडेंटिटी तब बाल साध्वी के नाम से ज्यादा थी। जब कार्यक्रम में उमा भारती ने मंच पे आकर अपनी ऊंची आवाज और आत्मविश्वास के साथ प्रवचन शुरू किया तो अटल जी समेत पूरा पंडाल मंत्रमुग्ध हो गया। अटल जी ने पूछा कि इस बच्ची ने इतनी कम उम्र में इतनी विद्वता कैसे हासिल कर ली। कहते हैं कि अटल जी ने उसी वक्त तय कर लिया कि ऐसी धुरंधर लड़की को तो राजनीति में होना चाहिए। हालांकि उन्हें राजनीति में लाने का श्रेय राजमाता विद्याराजे सिंधिया को जाता है। उन्होंने उमा जी को अपनी गोद ली हुई बेटी के समान माना था। उनको हर तरह की राजनीतिक, आध्यात्मिक और बाकी के जो भी मार्गदर्शन अनिवार्य होते थे वो सब देते थे।
शुरुआती दौर में संघ और बीजेपी से जोड़ने में भी उन्होंने मदद की। उमा भारती खुद कई बार कह चुकी हैं कि राजमाता ने को वो माँ जैसा सम्मान देती थी और राजमाता उन्हें अपनी बेटी जैसी मानती थी। उमा जी उनको अपनी प्रेरणा बताती है। जब राजनीति में नहीं थी तो राजमाता ने ही उन्हें बढ़ाया, उनको मंचों में बोलने का मौका दिया, राजनीतिक ज्ञान भी सिखाया। जब उनका निधन हुआ तो उमा जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपनी माँ को खो दिया। उसके बाद उमा जी बीजेपी और संघ की ऐसी फायर ब्रांड नेत्री बनी जो ना किसी से डरती थी, ना कुछ बोलने से झिझकती थी। अभी भी ना डरती हैं ना बोलने से झिझकती हैं। 1984 में उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा और खुद को हिंदुत्व की एक मजबूत समर्थक के तौर पर स्थापित कर लिया। उनकी प्रभावशाली वक्तव्य शैली और धार्मिक छवि ने उन्हें जल्द ही बीजेपी के शीर्ष नेताओं के बीच जगह दिला दी। 1989 यानी 89 में वो खजुराहो से सांसद चुनी गई। उसके बाद उन्होंने 91, 96 और 98 में भी इसी सीट पर जीत दर्ज की। उमा को मध्य प्रदेश की राजनीति का ऐसा चेहरा माना जाता है जिसने राज्य में 10 साल तक काबिज कांग्रेस की सत्ता को जड़ से हटाया और राज्य में बीजेपी की जड़ें जमाई। उमा भारती ने वाजपेयी सरकार में मानव संसाधन विकास, पर्यटन, युवा मामले, खेल और अंत में कोयला और खदान जैसे विभिन्न राज्य स्तरीय और कैबिनेट स्तरीय विभागों में कार्य किया। उमा भारती का राजनीतिक कैरियर राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ा हुआ है। यह आंदोलन 1990 के दशक में हिंदुत्व राजनीति का प्रमुख केंद्र था। उमा भारती ने इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और बीजेपी के लिए एक मजबूत हिंदुत्व नेता के तौर पर वो उभरी। उनकी आक्रामक भाषण शैली और धार्मिक प्रतिबद्धता ने उन्हें राम मंदिर आंदोलन का एक बड़ा चेहरा बना दिया। जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ तो उनकी भूमिका को लेकर लंबे समय तक विवाद में नहीं उमा भारती। जब दिग्विजय सिंह की 10 साल की सरकार को उखाड़ने का लक्ष्य लेकर संकल्प यात्रा पर निकली थी, तब का एक किस्सा मुझे याद है। मैं उस वक्त दिल्ली में पत्रकारिता कर रहा था और छुट्टियों में डिंडोरी आया था। पता चला उमा जी आई हैं और रेस्ट हाउस में हैं। मुझे लगा एक अच्छा इंटरव्यू कर लेते हैं क्योंकि उनके इंटरव्यू उस वक्त भी बहुत पढ़े जाते थे। मैं रेस्ट हाउस पहुंचा। भोपाल के वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा भी उस वक्त उनके साथ थे। सुरेश जी से मैंने अनुरोध किया कि एक इंटरव्यू करवा दीजिए। सुरेश जी ने पूछा होगा उमा जी से, तो उमा जी ने कहा इंटरव्यू नहीं करूंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी, 1 to 1 नहीं बात करना मुझे किसी से, और पत्रकार बुलाइए। तो डिंडोरी के सभी पत्रकार बुलाए गए। मैंने सवाल पूछते वक्त उन्हें मैडम कहकर संबोधित कर दिया। वो ऐसा भड़की, उन्होंने कहा मुझे मैडम बिल्कुल मत कहना, मैडम है सोनिया गांधी, मुझे या तो उमा जी कहो या दीदी बुलाओ, ये विदेशी संबोधन नहीं चाहिए मुझको। वो मेरा और उनका पहला परिचय था जो आज दिनांक तक प्रगाढ़ है। खैर, उसके बाद उमा भारती ने सरकार बना ली, ये सभी को पता है। उसके भी बड़े दिलचस्प किस्से हैं। भोपाल में एक वॉर रूम चुनाव के पहले बीजेपी ने बनाया था। अनिल माधव दवे उसके सूत्रधार थे। सारी प्लानिंग वहीं से होती थी। तब उनकी टीम में विजय सूनाबात, रजनीश अग्रवाल सहित बहुत सारे लोग होते थे। उमा जी चेहरा थी और थिंक टैंक संघ और बीजेपी थी। चुनाव जीतने के बाद उमा जी तो उमा जी ठहरी। उनको रोक पाना किसके बूते की बात थी। अभी तक उन्हें कुछ बोलने करने से नहीं रोका जा सकता तो भला तब कैसे संभव था। उमा जी ने संघ और बीजेपी संगठन दोनों की नकेल नहीं पहनी। जो उनके मन में आता था वो करती थी। उनका जो मन हुआ आज ये करना है मतलब करना है, चाहे जो हो जाए। कई बार मुख्यमंत्री का काफिला अचानक रुक जाता था चलते हुए। मुख्यमंत्री के काफिले में आपने देखा होगा 8 से 10 गाड़ियां चलती हैं और उनकी एक सेट स्पीड होती है और बीच में सीएम होते हैं, उसको क्रम नहीं टूटता, वो स्पीड नहीं टूटती, इसलिए ट्रैफिक जाम हो जाता है। लाल बत्ती में रोक दिया जाता है लोगों को क्योंकि सीएम का कारकेड निकल रहा है। अचानक आगे चलते वाली गाड़ी, जो पायलट गाड़ी जिसे कहते हैं, उसको लगता था क्या हो गया भाई, पीछे गाड़ी रुक गई, सीएम साहब की गाड़ी रुक गई। और मुख्यमंत्री महोदया उमा भारती जी, सड़क पर गाय दिख गई उनको, बछड़े के साथ खड़ी हुई। सारी गाड़ियां रुकवाई उनने, उतरी, बछड़े को सहलाया, गाय का गल कंबल सहलाया, साथ के अधिकारियों उसका रोटी लाओ। अब चलती रोड में, सड़क में, अब अधिकारी दौड़ रहे हैं, यहाँ रोटी की व्यवस्था कर रहे हैं, उन्होंने गाय को रोटी खिलानी। जब तक वो पूरी सड़क जाम रहती थी क्योंकि सीएम के काफिले के लिए ट्रैफिक, जैसे मैंने कहा, कि रोक दिया जाता है। तो ये सिर्फ एक छोटा सा किस्सा है, सिर्फ ये बताने के लिए यदि उनके मन में कुछ आया तो वो होकर रहेगा। ऐसा उन्होंने सरकारी निर्णयों के अनुपालन में भी शुरू कर दिया। पार्टी असहज होने लगी क्योंकि वे मनमर्जी से सरकार चला रही थी। पार्टी ने मन बना लिया कि इनको बदलना ही पड़ेगा। इस बीच पार्टी के मन की हो गई।
कर्नाटक के हुबली के में एक राष्ट्रीय ध्वज फहराने के मामले में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। पार्टी के नेताओं ने उन्हें समझाया कि आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करिए, इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि मुख्यमंत्री के गिरफ्तारी वारंट निकलने से और यदि मान लीजिए अरेस्टिंग हुई तो संवैधानिक संकट जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। भाई भावुक उमा जी को नैतिकता का ऐसा पाठ पढ़ाया गया कि आप कुछ दिनों या महीनों में ये मामला सेटल कर लीजिए, तब तक के लिए किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बना देते हैं, फिर आप जब आ जाएंगी तो आपको फिर बैठा दिया जाएगा। उमा भारती ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफे को नैतिकता का प्रतीक बताया और कहा कि वे कानून का सम्मान करती हैं। इस घटना ने उनके राजनीतिक कैरियर को जिंदगी का सबसे बड़ा झटका दिया। जब वे लौटी तो पार्टी ने उन्हें फिर मुख्यमंत्री नहीं बनाया। उनकी जगह मुख्यमंत्री बनाए गए बाबूलाल गौर को कह दिया गया कि आप कंटिन्यू करिए। उसके बाद फिर शिवराज जी को भी बैठा दिया गया। ये किस्सा मैं पूर्व के एपिसोड में सुना चुका हूं, लिहाजा दोहराऊंगा नहीं। आज उमा जी पर ही केंद्रित रखते हैं। तो उमा जी की एक बड़ी कमजोरी है कि वे अपनी भावनाओं के प्रकटीकरण में संकोची नहीं है। वे बिना साइड इफेक्ट की परवाह किए तड़ 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 बोलती हैं। इसी वजह से अपने विरोध के स्वर को बढ़ाती जाती हैं और पार्टी के अंदर उनका कद और ग्राह्यता दोनों घटती चली जाती है। राजनीति में, बल्कि राजनीति क्या, किसी भी संस्थान में सफलता की सबसे बड़ी बुनियादी जरूरत यही होती है कि चारों दिशाओं में मोर्चा कभी नहीं खोलना चाहिए। झगड़ने, निपटाने, निपटने की वरीयता तय करना चाहिए, भले ही हमले चारों दिशा से हो रहे हो। मतलब पहले किससे निपटा जाए, पहले किसको निपटाना है, ये तय करना चाहिए। हमले भले चारों तरफ से हो। चारों तरफ अगर आप लड़ेंगे तो केवल महाराजा दशरथ के बारे में कहा जाता है कि वो दशरथी थे, 10 हिस्से में लड़ लेते थे, बाकी कोई इंसान उसके बाद आया नहीं। खैर, तो उमा जी को ये कला नहीं आती थी। वो अब चारों दिशाओं में झगड़ा ले लेती। वो मीडिया से भी झगड़ लेती थी, बड़े नेताओं से भी झगड़ लेती थी, अधिकारियों को भी डांट डपट के अपना विरोधी बना लेती थी। एक बार उस वक्त के सबसे बड़े रीजनल चैनल, क्योंकि बहुत ज़्यादा देखा जाता था और मेरी समझ से बहुत कम रीजनल चैनल थे तब, सहारा समय, उमा जी लाइव बैठी थी। संपादक थे मुकेश कुमार। पहले दूसरे सवाल में उनका शब्द चयन खराब हो गया। मुकेश कुमार ने कह दिया कि उमा जी आप बहुत चंचल हैं। बस भड़क गई उमा भारती। चंचल शब्द उनके लिए बहुत आपत्तिजनक लगा। उन्होंने ऐसी लताड़ लगाई लाइव प्रोग्राम में कि मुकेश कुमार को माफ़ी मांगना पड़ी। फिर भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने लेपल निकाला, ये होता है लेपल जिससे जो ऑडियो है हो जाता है, लेपल निकाला और उड़ गई चलते इंटरव्यू से। आडवाणी जी के साथ वाला किस्सा भला किसको याद नहीं होगा। भरी मीटिंग में मीडिया के कैमरों के बीच आडवाणी जी को उन्होंने बहुत भला बुरा कहा। नवंबर 2004 को लालकृष्ण आडवाणी की आलोचना के बाद उन्हें बीजेपी से बर्खास्त कर दिया गया। बाद में हालांकि उन्हें वापस भी ले लिया गया, लेकिन तब तक उमा जी को यह भान हो चुका था कि पार्टी उनसे है, वे पार्टी से नहीं। वे जहां जाएंगी संगठन खड़ा कर लेंगी। यही भाव गंभीर चूक को जन्म दे देता है। जावेद अख्तर ने एक बढ़िया शेर भी इस भाव में लिखा है, जो आईना दिखाता है इस तरह के भाव रखने वाले लोगों को कि यहाँ लिबास की कीमत है, आदमी की नहीं। मुझे गिलास बड़ा दे, जाम कम कर दे। व्यक्ति कभी भी संस्थान से बड़ा नहीं हो सकता, संस्थान ही बड़ा होता है। खैर, ये बात बाद में उमा जी को भी समझ में आ गई, क्योंकि हालांकि जब तक आई तब तक की कहानी कुछ यूं है। उन्होंने पहले अपनी अलग पार्टी बना ली, उस पर ही बात कर लेते हैं। प्रहलाद पटेल उनके साथ चले गए, अभी भोपाल के विधायक भगवान दास सबनानी भी चले गए, और भी कई लोग उनके साथ चले गए। भारतीय जनशक्ति पार्टी नाम दिया गया। नवंबर 2008 का एक जिक्र है। उमा भारती छिंदवाड़ा अपनी पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए गई। वहां अपनी पार्टी के नेता अनिल राय को देखकर अपना आपा खो बैठी और मीडिया के सामने भरपूर थप्पड़ मारा। जेट श्रेणी की सुरक्षा के कारण उमा जी को सर्किट हाउस में रुकने की पात्रता थी। चुनाव आयोग का निर्देश होता था कि इन स्थानों पर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की भीड़ नहीं जुटनी चाहिए, लेकिन राय वाहनों के काफिले के साथ सर्किट हाउस पहुंच गए। इससे भड़क गई उमा भारती। मीडिया ने इसे भरपूर उछाला। मुझे याद है वो वक्त आउटपुट डेस्क के प्रयोग का था। मतलब तमाचा एक पड़ता था, लेकिन आउटपुट के उत्साही जो साथी होते थे वो तमाचे को कम से कम 5-6 बार टेलीविजन के सीरियल की तरह दिखाते थे। ताड़ 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 सुनाई देता था, भले पड़े एक ही। उमा जी हमारे चैनल के इस प्रयोग से नाराज हो गई। हमने ऐसा एक प्रयोग किया जो मैंने बताया आउटपुट ने किया होगा। 5-6 बार धड़ाधड़ दिखा उनको लगातार। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। भारी पत्रकार उनके श्यामला हिल्स वाले बंगले में जमा हो गए, लेकिन वो मेरे आने का इंतजार करती नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमने ही चलाया था। पास बुलाया, कहा मुझे क्या कहते हो तुम? मैंने कहा दीदी। तो उन्होंने लाड़ से मेरे गाल में एक हल्की सी चपत लगा दी और बोली दीदी इतना तो कर सकती है भाई के साथ। मैंने कहा बिल्कुल कर सकती है। तो बोले ऐसे ही छिंदवाड़ा वाला साथी भी मेरा भाई है, उसे हल्का सा चपत लगा दी तो इतना माहौल बनाओगे। खैर,
कुछ महीनों में ही उमा जी को समझ में आ गया कि उनकी जो भी पहचान थी पार्टी से थी। उनके तेज तर्रार स्वभाव के कारण कई लोग उनका साथ छोड़कर जाने भी लगे। उमा अपनी छोटी सी नाव लेकर समंदर से टकराने निकली जरूर थी, लेकिन तूफान के थपेड़े उनकी नाव झेल नहीं पा रहे थे। आखिरकार सम्मानजनक तरीके से 7 जून 2011 को उनकी एक बार फिर से बीजेपी में वापसी हुई। उत्तर प्रदेश में पार्टी की स्थिति सुधारने के लिए गंगा बचाओ अभियान चलाया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार किया। पार्टी के लिए हिंदुत्व का एजेंडा उन्हें मजबूत करने के लिए फिर से उन्हें भेजा। 12 में विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में पार्टी को पुनर्जीवित करने का उनको जो जिम्मा सौंपा गया था, चरखारी निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के लिए वो चुनी गई। इसके बाद 2014 में लोकसभा चुनाव के माध्यम से बीजेपी का मार्गदर्शन करने के लिए जो एक टीम बनाई गई 12 अन्य लोगों के साथ, वो भी पार्टी उपाध्यक्ष के पद पर थी। 16 मई 2014 को वो समाजवादी पार्टी के चंद्रपाल यादव को हरा के झांसी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुनी गई। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उमा भारती ने 26 मई 2014 से 1 सितंबर 2017 तक जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री के तौर पर काम किया। उसके बाद वो 3 दिसंबर 2017 को पेयजल और स्वच्छता मंत्री बनी। मोदी सरकार में उमा जी का रुतबा और कद दोनों क्रमशः कम होते जा रहे थे। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उमा भारती ने घोषणा की कि वो सक्रिय राजनीति से ब्रेक लेंगी और चुनाव नहीं लड़ेंगी। इसके पीछे उन्होंने अपने हेल्थ के रीजंस बताए और कहा कि भाई पार्टी नए लोगों को अवसर दे। लेकिन कहा जाता है कि उन्हें चूंकि तय हो गया था कि शायद 19 में लोकसभा चुनाव का टिकट ना मिले, वो नाराज थी और इसी वजह से उन्होंने ये सब पूरा जो बयान थे वो लिए और इस तरह की कहानियां बनी कि भाई उन्होंने खुद से ही पीछे हटने का फैसला लिया था। पार्टी भी कंफर्टेबल हो गई, उमा जी भी कंफर्टेबल हो गई। उमा जी का जिक्र आए और गोविंदाचार्य का जिक्र ना आए, भला ये कैसे संभव है? इस विषय पर चर्चा के लिए हमने आधार बनाया कुछ अपने देखे हुए किस्से, सुने हुए किस्से, तो कुछ पढ़े हुए किस्से। एक किताब है ओपन सीक्रेट्स, जिसे लिखा आईबी के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर M.K. धर ने। उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उमा भारती और गोविंदाचार्य को शादी नहीं करने की इजाजत दी। मतलब शादी करने की इजाजत नहीं दी, ज्यादा सरलीकृत यही होगा वाक्य। वे लिखते हैं कि उमा भारती ने कई बार उनकी पत्नी यानी धर साहब की पत्नी को बताया कि वो गोविंदाचार्य से शादी करना चाहती हैं और संघ के शीर्ष नेतृत्व से मंजूरी मिलने के बाद वो सन्यासी का रूप त्याग देंगी। किताब के अनुसार गोविंदाचार्य और उमा भारती अक्सर साथ ही उनके घर आते थे। उमा भारती गाड़ी चलाकर गोविंदाचार्य को साथ लाती थी। सब लोग साथ में खाना खाते थे। हालांकि इससे मिलती जुलती बात मैंने भी खुद उमा जी के मुंह से सुनी है। 30 जून 2008 को उमा भारती भोपाल के रविंद्र भवन में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। वहां उन्होंने कहा कि गोविंदाचार्य उनसे शादी करना चाहते थे। इस शादी का प्रस्ताव लालकृष्ण आडवाणी लेकर आए, लेकिन उनके बड़े भाई जो स्वामी प्रसाद लोधी थे वो गोविंदाचार्य को पसंद नहीं करते थे। उमा जी ने बताया कि उनकी गोविंदाचार्य से मुलाकात कैसे हुई। राजीव गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में 1991 में गोविंद जी से मेरी मुलाकात हुई, ये उमा जी ने बताया। बाद में एक दिन आडवाणी जी ने कहा कि गोविंदाचार्य तुमसे विवाह करना चाहते हैं। मैंने ये बात अपने बड़े भाई स्वामी प्रसाद लोधी को बताई। उन्होंने कहा कि मैं उसे देखना चाहूंगा, भाई कौन है जो तुमको भाग गया। मैं जैसे ही गोविंद जी को लेके गई और जैसे ही स्वामी लोधी ने देखा, उन्होंने कहा कि तुमको यही व्यक्ति मिला था शादी के लिए। इसके बाद उमा जी ने अपने भाई से कह दिया कि अब मैं संन्यास ले लूंगी, यदि शादी इनसे नहीं हुई तो फिर से। हालांकि संन्यासिन हमारे हिसाब से वो पहले से थी, लेकिन वो अपने गुरुदेव के पास गई। उमा भारती ने बताया कि जब 17 नवंबर 1992 को वो चिमटा कमंडल लेके दिल्ली पहुंची तो स्वागत के लिए परिवार के साथ साथ गोविंदाचार्य भी मौजूद थे और उन्होंने बाद में उनके पैर पड़े और ये कहा कि आज से मैं तुम्हें अपना गुरु मानता हूँ। माने जिन्हें वो पत्नी बनाने के लिए दोनों आम रहे थे पति पत्नी के तौर पर, लेकिन नहीं जम पाया मामला, तो फिर उन्होंने गुरु मान लिया और कहा कि गोविंद जी के प्रति मेरे पहले के भाव समाप्त हो गए, यानी प्रेमी या पति समझने जैसे भाव, और उसके बाद जो भी संबंध रहे वो एक गुरु और शिष्य वाले रहे। उन्होंने कहा कि 1.5 साल पहले मुझे पता लगा कि गोविंद जी के पास ना तो रहने को घर है न गाड़ी। बहुत दुख हुआ। मैंने उनसे कहा कि आप मेरे घर रहिए, आपने मुझे गुरु बनाया है। ये बात मैंने संगठन को ही बता दी। मेरे कहने पर ही गोविंदाचार्य बनारस गए थे। बहुत खुल के बोला था उमा जी ने अपने और गोविंदाचार्य के संबंधों के बारे में। उमा भारती ने एक 24 मई 2013 को एक अंग्रेजी पत्रिका द वीक
उसको दिए गए इंटरव्यू में भी बताया था कि मैं उनको बहुत प्यार करती थी, शादी करना चाहती थी, वो मेरा हर जगह पीछा करते थे वगैरह वगैरह। और ये सारी किस्से जो हमने बताए कि भाई संघ ने, लाल कृष्ण आडवाणी ने और सब ने, फिर कुछ ने कहा कर लेना चाहिए, कुछ ने कहा कि नहीं, मुझे जनता और देश के लिए शादी नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैंने शादी करने का ख्याल दिल से निकाल दिया। ये उमा जी ने बताया था। उमा जी हिंदुत्व का सबसे मुखर चेहरा मानी जाती हैं। उन्हें फायर ब्रांड क्यों कहा जाता है उसका उदाहरण है उनका संसद में दिया गया वो एक भाषण, जो वो पहली बार सांसद बन के पहुंची थी। हर मसले पर मुखर होकर जैसे बोलती थी वैसे अब भी बोलती हैं। आप किसी पूर्व मुख्यमंत्री से ऐसी उम्मीद करते हैं कि वो शराब की दुकानों पर जाए, खुद गोबर फेंके या पत्थर फेंके, जैसे कॉलेज का कोई युवा नेता करता है? आजकल तो युवा नेता भी ये सब नहीं करते, तोड़ फोड़। वो भी तब जब उन्हीं की पार्टी की सरकार हो, उन्हीं का ही कोई स्नेहिल व्यक्ति या कोई जूनियर व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठा हो। लेकिन उमा जी करती हैं। उनके ट्वीट भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। अक्टूबर 2019 में हरियाणा में सरकार गठन के दौरान बीजेपी का जो दूसरा विवादास्पद विधायक गोपाल कांडा के समर्थन को लेकर सार्वजनिक रूप से उन्होंने आपत्ति जताई थी। उन्होंने ट्वीट की एक श्रृंखला चला, हमेशा वो श्रृंखला ही चलाती हैं, 3, 4, 5, 6, 7 एक साथ बैक टू बैक ट्वीट करती हैं। उन्होंने कहा था कि पार्टी को नैतिक मूल्यों की याद रखना चाहिए। चुनाव जीतना किसी व्यक्ति को उसके अपराधों से मुक्त नहीं करता। और उन्होंने कहा गोपाल कांडा वही व्यक्ति है ना जिसकी वजह से एक लड़की और उसकी मां ने आत्महत्या की थी, तो उसका चुनाव जीतना उसको निर्दोष नहीं बनाता। वैसे ये मामला अदालत में लंबित है और वो जमानत पर है। पार्टी से फिर उन्होंने आग्रह किया कि नैतिक मूल्यों को न भूलें, स्वच्छ छवि वाले नेताओं का समर्थन लें। उनकी सार्वजनिक आपत्ति के बाद बीजेपी ने हालांकि गोपाल कांडा से समर्थन नहीं लिया, लेकिन इनका भी नुकसान हुआ। इन्हें इस तरह के ट्वीट करने के कारण राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि पार्टी अनुशासन के अनुसार मैं मानती हूं कि ये बात गलत थी, मुझे व्यक्तिगत रूप से पार्टी अध्यक्ष को ये बात बतानी थी, लेकिन समय की कमी थी इसलिए ट्वीट कर दिया। लेकिन उन्होंने स्वीकार लिया कि मेरे निलंबन की वजह से या हटाए जाने की वजह से, निलंबन माफ कीजिए गलत शब्द मैंने उच्चारित कर लिया, हटाए जाने की वजह यही थी। नवंबर 2022 में उन्होंने संन्यास दीक्षा के 30 वर्ष पूर्ण होने पे एक ट्वीट फिर वही श्रृंखला के माध्यम से की कि मैं अपने सभी व्यक्तिगत पारिवारिक संबंधों से मुक्त होकर दीदी मां कहलाना चाहती हूँ। उमा भारती ने लिखा कि जैन मुनि आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने मुझे सभी व्यक्तिगत संबंधों और नामों को त्यागने का आदेश दिया है। मुझे दीदी मां कहा जाना चाहिए और मैं संपूर्ण विश्व समुदाय मेरा परिवार होगा। और मगर तब भी उनने एक छेपक लगा दिया था कि ये उनके राजनीतिक जीवन से संन्यास का संकेत नहीं है। मतलब वो एक मार्जिन वहां भी रखना चाहती थी कि अगर पॉलिटिक्स में वापसी हो, अब दीदी मां बन जाएंगी, संपूर्ण विश्व की मां बन जाएंगी, तो फिर पॉलिटिक्स करेंगी कैसे? लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इतना मार्जिन रखूंगी, ये नहीं कहा, लेकिन भाव उनके ये बता रहे थे कि वो मार्जिन रखेंगी। और इसके बाद एक और ट्वीट का जो है वो जिक्र कर लेते हैं, नवंबर 2021 का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा की तो उमा भारती ने ट्वीट किया, मैं स्तब्ध हूं, आहत हूं। उन्होंने कहा यदि प्रधानमंत्री इन कानूनों के महत्व को किसानों को समझाने में असमर्थ रहे तो इसका अर्थ है कि बीजेपी का कार्यकर्ता फेल है। उनके इस बयान ने कांग्रेस को बीजेपी की कमजोरी उजागर करने का मौका दे दिया। मार्च 2022 में उमा भारती ने मध्य प्रदेश की शराब नीति के विरोध में, जैसे हमने बताया कि शराब की दुकान में पत्थर फेंका, इसके बाद उन्होंने ट्वीट किया कि मुझे शर्म आती है कि हम लोगों की जान और सम्मान से खेलकर रेवेन्यू कमा रहे हैं। उनकी इस कार्रवाई और ट्वीट ने बीजेपी सरकार की शराब नीति पर बहुत सारे सवाल उठाए। तो उमा जी का इस तरह का खरा बोलना, अब पब्लिकली बोलने के मौके उनको कम आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कम करती हैं, लेकिन फिर भी उनके जो ट्वीट की श्रृंखला है वो अभी भी चल रही है। वो अभी भी बार बार बयान देती हैं और मुश्किलें पैदा करती रहती हैं। एक बात ज़रूर है, जिस बात से हमने अपनी बात की शुरुआत की थी उसी बात से ख़त्म भी करेंगे कि उमा जी के बाद अभी तक एमपी में ऐसा कोई दूसरा नेता नहीं आया जिसे निर्विवाद तौर पर कहा जाए कि मास लीडर है। इसे सुनने के लिए लोग आते हैं। आज की इस किस्सा गोई में इतना ही। अगले हफ्ते किसी और ख़ास शख्सियत के बारे में या किसी ख़ास जगह के बारे में बहुत सारे नए किस्से लेकर करेंगे किस्सा गोई। तब तक आप देखते रहिए BSTV।